हमें पता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं ना, वो इन्हीं सेल्स के अंदर बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है वैसे ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब इस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुँचाने में हेल्प हमारा वेस्कुलर सिस्टम करता है। याद रखना कि पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। और अरोटा का फंक्शन भी याद रखना कि अरोटा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध ब्लड को हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। देखो ये प्रोसेस को माइंड में एकदम क्लियर रखना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस से रिलेटेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग ह्यूमन हार्ट का क्विक रिवीजन करने वाले हैं विद इन 30 मिनट्स। तो अगर आपने ह्यूमन हार्ट एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे आके देख सकते हो, वहाँ पे हमने 4 पार्ट में ह्यूमन हार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और अगर आप पढ़ लिए हो, आप कहीं से भी पढ़े हुए हो, तो आप क्विकली यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन चल रहा होता है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये प्रोसेस हमारे बॉडी के हर सेल्स के अंदर चलता है, ठीक है। और इस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के दौरान एक गैस बनता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो गैस बन रहा है हमारे सेल्स के अंदर, इसे बॉडी से एलिमिनेट करना जरूरी है, यानी कि बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है। इसका एक्यूमुलेशन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, यानी कि इसका जमा होना हमारे सेल्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन सेल्स के अंदर बन रहे होते हैं, इसे हमें बॉडी से बाहर फेंकना होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को करने के लिए भगवान जी ने हमें पूरा का पूरा वेस्कुलर सिस्टम दिया है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दिया है, जिसमें हमारा हार्ट होता है, हार्ट से जुड़े हुए ब्लड वेसल्स होते हैं और उन ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड होता है। तो ये जो सिस्टम प्रेजेंट है ना, बेसिकली ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, वो क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट गैसेस को हमारे सेल्स तक पहुंचाता है। इंपॉर्टेंट गैस जैसे कि ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स की नीड है ना। तो ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक पहुंचाना और जो हार्मफुल गैस हमारे सेल्स के अंदर बन रहे हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको निकालना, उसको बॉडी से बाहर फेंकने का काम हमने अपना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को दे रखा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे पढ़ने से पहले हम आपको 2 टर्म यहाँ पे बताएंगे, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किसे कहते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किसे कहते हैं। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। तो ऐसे ब्लड जिनमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है वैसे ब्लड को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, जो ये सेल्स बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर ब्लड में ज़्यादा हो वैसे ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर रखना अपने माइंड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किसे कहते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किसे कहते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत कम होगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, इस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आर्टरीज के डिविजन से कैपिलरीज बनते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टरी अगर बेसिकली एक आर्टरी है, ठीक है। अभी आपको सब कुछ बताएंगे आर्टरी वेन क्या होता है। अभी बस यहाँ पे समझो कि आर्टरी जो होता है उसके डिवीजन से, यानी कि आर्टरीज अगर डिवाइड होती है ना आगे जाके, तो वो कैपिलरीज बनाते हैं, ठीक है। और इन कैपिलरीज के मिलने से, इन कैपिलरीज के मिल जाने से बनता है वेन, ठीक है। देखो ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी का डिवीजन से कैपिलरीज बनते हैं और कैपिलरीज के मिल जाने से वेन बनता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है। एक क्या बोले हम, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं, और आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि आर्टरीज के डिवीजन से कैपिलरीज बनते हैं एंड कैपिलरीज के मिल जाने से वेन बनता है। ये दोनों चीज क्लियर है आपको।
अब देखो क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। किसके दौरान बनाती है? जब सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर चल रहा होता है तो उस समय एक हार्मफुल गैस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम किसका है? हमारे वेस्कुलर सिस्टम का है, हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का है। तो देखो ये पूरा जो सिस्टम है इसे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसमें हमारा ब्लड वेसल्स आता है, हमारा हार्ट आता है और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमारा हार्ट से जुड़े हुए ब्लड वेसल्स और उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इन सेल्स के अंदर बना है ये चल जाता है इन कैपिलरीज के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि आर्टरीज जो है ना वो डिवाइड करके कैपिलरीज बनाता है। तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना उनके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। आर्टरी पूरा नहीं घुसता है, आर्टरी आता है लेकिन वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर डिवाइड हो जाता है कैपिलरीज में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे उसका लिंक है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमारे बॉडी के सेल्स तक आर्टरीज नहीं पहुँचता क्योंकि आर्टरी मोटे मोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। हमारे सेल्स के अंदर तक कैपिलरीज पहुँचते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये जो बॉडी के सेल्स है चाहे वो किसी के भी सेल्स हो, स्टमक के सेल्स हो, लीवर के सेल्स हो, हार्ट के अपने सेल्स हो, किडनी के सेल्स हो, इन सेल्स तक हमेशा कैपिलरीज पहुंचते हैं। ठीक है, कैपिलरीज पहुंचते हैं। तो ये सेल्स क्या करेगा, जो गैस बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड उसको इन कैपिलरीज के अंदर डाल देगा। क्या करेगा, उनको इन कैपिलरीज के अंदर डाल देगा। तो अब यहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है, ये जो पूरा ब्लड प्रेजेंट है इस जगह पे, ये ब्लड कैसा हो जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर डाल दिए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिलरीज के अंदर बढ़ जाएगा। अब ये कैपिलरीज मिलके क्या बना रहे थे, इन कैपिलरीज के मिलने से वेन बन रहा था। तो ये कैपिलरीज बेसिकली मिलके एक वेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज है, अब बताओ इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? बताओ, इन कैपिलरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा और ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहेगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फेंक दिया जा रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दिया जा रहा है तो ये ब्लड बेसिकली अशुद्ध ब्लड हो गया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें अपने लंग्स तक पहुँचाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं ना वो इन्हीं सेल्स के अंदर बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और इन ब्लड वेसल्स को देते हैं और ये ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट तक जाता है, फिर हार्ट से हमारे लंग्स तक जाता है, फिर लंग्स से बाहर निकलता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाते हैं और ब्लड के साथ ये फ्लो होता है हमारे हार्ट तक और फिर हार्ट से हमारे लंग्स तक जाता है और बॉडी से बाहर फेंका दिया जाता है। तो अब क्या होगा, ये जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है इसको हम कहाँ पहुँचाएंगे, सबसे पहले हम अपने हार्ट में पहुँचाएंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा हार्ट है। हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम वाले चैम्बर्स और 2 वेंट्रिकल वाले चैम्बर्स। राइट साइड पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो वेन है जो सबसे लार्जेस्ट वेन होता है शरीर का, याद रखना, जो हमारे हार्ट तक अशुद्ध ब्लड को लाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, वो वेन हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट वेन होता है, दैट इज वेना केवा। ठीक है, तो वेना केवा के बारे में याद रखना कि ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट वेन होता है और ये अशुद्ध ब्लड को कहाँ तक लेके आया, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम वाले चैम्बर में लेके आया। अब ये राइट एट्रियम से हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर हमारे लंग्स तक पहुँचता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बना है उसको हमारे लंग्स तक पहुँचाना है। क्यों? क्योंकि लंग्स से ही तो बाहर निकलेगा ना, लंग्स से ही तो बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हमारा मोटिव यही है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको हमारे लंग्स तक पहुँचाना है और बीच में हमेशा हार्ट आएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड था वो हमारे हार्ट तक पहुंचा, हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल से हम उसे अपने लंग्स तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये जो अशुद्ध ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं एक आर्टरी के थ्रू जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी हमारे अशुद्ध ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्टरी हमेशा शुद्ध ब्लड को ले जाता है लेकिन यहाँ पे जो आर्टरी है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं ये
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्टरीज जितने भी होते हैं वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, यानी कि ऐसे ब्लड को कैरी करते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हमारे शरीर का एकमात्र आर्टरी है जो अशुद्ध ब्लड को कैरी करता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। याद रखना इस चीज़ को। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? हमारे लंग्स तक पहुंचेगा। अब हम आपको अभी बताए थे कि हमारे ऑर्गन्स तक आर्टरी तो जाते हैं, लेकिन ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं कैपिलरीज। पहुंचते तो आर्टरी है, लेकिन वो आर्टरीज इन ऑर्गन्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और कैपिलरीज बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा लंग्स है तो यहाँ पर भी कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे। बेसिकली जो कैपिलरीज होते हैं ना, ये इस प्रकार से नहीं होते, ये हमारे लंग्स में पूरा इस तरह से फैले हुए होते हैं। हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं इसको, बस ये बेसिकली फैले हुए रहते हैं पूरा का पूरा लंग्स में, ठीक है। और यहाँ पे हम लंग्स नहीं बनाए, लंग्स का एक पार्ट बनाए हैं। लंग्स बेसिकली छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर से बनता है जिसे हम एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लंग्स का एक पार्ट बना है एल्वोलाई, ठीक है ना। तो बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी क्या किया? राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध ब्लड को हमारे लंग्स तक पहुँचाएगा। अब देखो, लंग्स के पास पहुँचने के बाद इन आर्टरी के अंदर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के था। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया, ये क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एल्वोलाई में छोड़ देगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठ उठ के हमारे लंग्स तक चले जाते हैं। ये ब्लड बह रहा था, इस ब्लड में जो गैस आया कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे हमारे लंग्स में इस प्रकार से चल दिए जाते हैं, मतलब कि बेसिकली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस किसे कहते हैं? जहाँ पे जिस चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ से अगर कोई चीज़ कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उसे हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि यहाँ भी चल रहा था। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा था और यहाँ पे कम था, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिए गए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इन कैपिलरीज के अंदर और यहाँ पे कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलाई के अंदर जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब क्या होगा? इन एल्वोलाइज के अंदर जो कि लंग्स का पार्ट है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया जाएगा हमारे ब्लड से लेके। अब इन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस छोड़ेंगे तो बॉडी से बाहर फेंक दिए जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? क्या हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक आया, इन कैपिलरीज के अंदर आया, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग सांस छोड़ेंगे इन सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से लेट्स सपोज करो फेंक दिए, बाहर निकाल दिया, एटमॉस्फेयर में निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, और एटमॉस्फेयर से हम क्या लिए? ऑक्सीजन लिए, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स तक जाएगा, लंग्स में इन एल्वोलाई तक पहुँचेगा। तो ऑक्सीजन जो इन एल्वोलाई तक पहुँचे हैं, इनका नीड हमारे बॉडी के सेल्स में है। अब इस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुँचाने में हेल्प हमारा वेस्कुलर सिस्टम करता है, हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम करता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा होगा। जैसे लेट सपोज करो ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ऊपर से आया ऑक्सीजन पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया है इसका अमाउंट इस एल्वोलाई के अंदर ज़्यादा है, और इस जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये बेसिकली ब्लड कैपिलरीज, ये पूरा का पूरा ब्लड कैपिलरीज, इनके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। फिर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इसको भी हमारे ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है ना, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इन कैपिलरीज से हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोड़े थे और इन कैपिलरीज में ही हम ऑक्सीजन को डाल देंगे, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डालेंगे। अब बताओ इस ब्लड को क्या बोलेंगे? बताओ इस ब्लड को क्या बोलेंगे? इस ब्लड को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, क्योंकि अब ये ब्लड वो हो गया जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि ये ब्लड शुद्ध ब्लड हो गया, प्योर ब्लड जिसे हम कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, वो वाला ब्लड हो गया। अब इस ब्लड को कहाँ पहुँचाना है? यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा भैया, क्योंकि ऑक्सीजन इस ब्लड में भर भर के है ना, और वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुँचने की ज़रूरत है। तो पहुँचाया जाएगा हमारे हार्ट के थ्रू। अब देखो हमारे हार्ट को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो हार्ट को बीच में ला रहे हैं, जब यहाँ से हम डायरेक्ट क्यों नहीं ला रहे और यहाँ से डायरेक्ट क्यों नहीं पहुँचा रहे? दिस इज़ द क्वेश्चन। तो क्या होता है बेसिकली, हार्ट एक प्रकार का पंपिंग मशीन है, पंपिंग मशीन है जो पंप करता है कस के ब्लड को। तब हमारे बॉडी के सेल्स एक प्रेशर के साथ हमारे बॉडी के सेल्स तक ब्लड फ्लो होता है। तो एक प्रेशर को मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे पाइप में एक जगह पे बेसिकली ब्लड जम रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
तो बेसिकली हमारा हार्ट एक पंपिंग मशीन है जो जितना बार पंप करेगा पूरे शरीर में बेसिकली ब्लड बहते रहेगा। तो ब्लड को बहने के लिए बेसिकली हार्ट का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोलते हैं कि हार्ट ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। ये कहाँ आएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और यहाँ पे जो लाने वाला ब्लड वेसल है उसे हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये भी एक स्ट्रेंज बात है, क्योंकि वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी कि ऐसा ब्लड को वो कैरी करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वेन प्रेजेंट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है उसको कैरी कर रहा है। तो ये भी तो एक एक्सेप्शन में हो गया ना। तो याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों ही एक्सेप्शन में आते हैं। पल्मोनरी वेन शुद्ध ब्लड को कैरी करता है, शुद्ध ब्लड को कैरी करता है, कहाँ तक लाता है, लेफ्ट एट्रियम तक लाता है, ठीक है। तो याद रखना कि पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। वेना केवा का क्या फंक्शन है पूछ दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम से फिर शुद्ध ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हमारा हार्ट इस प्रकार से पंप करेगा, देखो इस प्रकार से हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं होता, हार्ट का स्ट्रक्चर एक्चुअल में इस प्रकार से होता है। हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बनाए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, कौन सा ब्लड बताओ तो, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, वही ना यहाँ से आया था लेफ्ट एट्रियम से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो ब्लड एक ब्लड वेसल में जाएगा जिसे हम अरोटा बोलते हैं। याद रखना, ये जो अरोटा है ना, ये हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है। ये हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अरोटा के बारे में याद रखना। और अरोटा का फंक्शन भी याद रखना कि अरोटा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध ब्लड को हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अरोटा का दो चीज़ याद रखना कि ये लार्जेस्ट आर्टरी होता है, और दूसरा कि ये शुद्ध ब्लड को हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। तो अरोटा क्या करेगा, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को फिर हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगा, ठीक है। ये अरोटा जाता तो है, लेकिन इन सेल्स तक पहुंचते पहुंचते ये डिवाइड हो जाता है कैपिलरीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अरोटा बाद में जाके कैपिलरीज में डिवाइड कर जाता है जब वो बॉडी के ऑर्गन्स के तक पहुंचता है, क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स ही तो बेसिकली सेल्स से मिलके बने हैं ना। कोई भी ऑर्गन है वो सेल्स से ही बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स है उन तक ये मोटे मोटे आर्टरीज नहीं जाते हैं, क्या जाते हैं, ये पतले पतले कैपिलरीज जाते हैं। तो अरोटा ब्लड को लेके तो आ रहा है, लेकिन वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जा रहा है इन सेल्स तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कैपिलरीज है ये ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड फिर हमारे सेल्स तक पहुंचा देती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, जो अरोटा लेके आया ब्लड, उस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इन बॉडी के सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी डिफ्यूजन का प्रोसेस लागू होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो कोई भी चीज़ अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे अगरबत्ती आप जलाते हो या परफ्यूम छिड़कते हो तो परफ्यूम का स्मेल पूरा रूम में चला जाता है, या फिर अगरबत्ती आप एक जगह पे जलाओगे तो उसका स्मेल पूरा रूम में फैल जाता है। तो क्या हो रही है कि गैसेस अपने हायर कंसंट्रेशन से, यानी कि जहाँ वो ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रहा था, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ये प्रोसेस को भी हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा बन रहा था, यहाँ पे कम था, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोल रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ कम था, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। देखो ये प्रोसेस को माइंड में एकदम क्लियर रखना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस से रिलेटेड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, कि हमारे हार्ट से जुड़े हुए दो सर्कुलेशंस है। दो सर्कुलेशन यानी कि देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया हमारे सेल्स तक, फिर हमारे सेल्स से जो अशुद्ध ब्लड है उसको लेके आया बेसिकली लार्जेस्ट वेन, जिसे हम वेना केवा बोल रहे हैं, वो अशुद्ध ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आया। ये पूरा एक सर्कुलेशन हुआ, ठीक है, ये पूरा एक सर्कुलेशन माना जाएगा। दूसरा सर्कुलेशन क्या है, राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध ब्लड को हमारे लंग्स तक ले जाना, और लंग्स से फिर शुद्ध ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लाना। तो हमारे हार्ट से जुड़े हुए दो सर्कुलेशन है, एक ये सर्कुलेशन और एक ये सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन होने की वजह से हम बोलते हैं कि हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन चल रहा होता है, डबल सर्कुलेशन देखा जाता है हमारे अंदर। तो याद रखना ह्यूमंस के अंदर
डबल सर्कुलेशन चल रहा होता है। कोई आपको पूछेगा डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे कि हमारे हार्ट से जुड़े हुए दो सर्कुलेशंस होते हैं, एक ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो होना राइट एट्रियम तक, और एक राइट वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो होना लेफ्ट एट्रियम तक। दो प्रोसेस चल रहे होते हैं, दो सर्कल्स चल रहे होते हैं, दो सर्कुलेशंस चल रहे होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन देखा जाता है। ये सबके अंदर नहीं होते, जैसे कि फिशेस के अंदर डबल सर्कुलेशन वाला प्रोसेस नहीं चल रहा होता है, उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन देखा जाता है। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप दे देना, ठीक है ना। अब चलो हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे जाते हैं। इसको समझने के बाद इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम लोग एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रियम, ठीक है। तो ये दोनों चैम्बर्स एट्रियम कहलाते हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। इधर साइड पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और इधर साइड पे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, हम क्या बोले थे कि राइट एट्रियम में अशुद्ध ब्लड को लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? ये वेना केवा रिस्पॉन्सिबल था। ध्यान से सुनना, अशुद्ध ब्लड को हमारी बॉडी के सेल्स तक कौन ला रहा था? कौन सा वेन ला रहा था? ये वेना केवा ला रहा था। तो देखो, यहाँ पे राइट एट्रियम में जो अशुद्ध ब्लड को ला रहा है वो क्या है? वेना केवा है। अब देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा लिखा और इंफीरियर वेना केवा लिखा हुआ है। हार्ट के ऊपर वाले एरिया से जो अशुद्ध ब्लड को लाता है उसे हम सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं। अशुद्ध ब्लड को ऊपर वाले पार्ट से लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल सुपीरियर वेना केवा होता है, और लोअर बॉडी पार्ट से बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के लिए काम कौन करता है? इंफीरियर वेना केवा करता है। तो इंफीरियर वेना केवा रिस्पॉन्सिबल होता है अशुद्ध ब्लड को लोअर बॉडी पार्ट से लाने के लिए, ठीक है। और सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आता है किसको? अशुद्ध ब्लड को, ठीक है। तो दोनों चीज क्लियर रखना, वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जो अपर वाले बॉडी पार्ट से कलेक्ट करता है उसे हम सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं, और जो लोअर बॉडी पार्ट से अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करता है उसे हम इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, ये अशुद्ध ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में लाया, राइट एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ पे आपको बताए थे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, तो उसी प्रकार से यहाँ भी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होता है। देखो, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होगा, इसे हम ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि वेल्व का फंक्शन क्या है। वेल्व का कहीं पर भी अगर शरीर में वेल्व लगा है ना, तो उसका फंक्शन होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। यानी कि ब्लड अगर यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये वेल्व आपको ये इंश्योरिटी देता है, ये इंश्योर करता है कि ब्लड कभी भी राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं फ्लो करेगा, ब्लड कभी इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर सकता। इसका ध्यान ये वेल्व रखते हैं, क्योंकि बैक फ्लो होना तो नहीं चाहिए ना यार। राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमेशा इधर जाना चाहिए ना, उल्टा ब्लड का फ्लो नहीं होना चाहिए। तो उल्टा ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम वेल्व लगाते हैं, और वेल्व कहीं पर भी शरीर में लगा हुआ है तो वो हमेशा बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। और इस वेल्व का एक नाम है, दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व। तो ट्राइकस्पिड वेल्व राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, ट्राई में आर आ रहा है ना, ट्राई में आर आ रहा है, तो याद रखना कि ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ट्राइकस्पिड वेल्व को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एवी वेल्व। तो इसको ट्राइकस्पिड वेल्व भी बोलते हैं और एवी वेल्व भी बोलते हैं। एवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कहते हैं, ठीक है। तो इसे ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं और एवी वेल्व बोलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ट्राइकस्पिड वेल्व किधर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है कि राइट साइड पे प्रेजेंट है? तो आपको ये ध्यान रखना कि ट्राइकस्पिड में आर आ रहा है, यानी कि वो राइट साइड पे प्रेजेंट है, बस, ठीक है। अब ब्लड बताओ राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया था? हमारे लंग्स तक गया था। कौन लेके गया था? पल्मोनरी आर्टरी लेके गया था। तो देखो, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड को हमारे हार्ट से दूर ले जाने के लिए, लंग्स तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था? पल्मोनरी आर्टरी था। तो देखो, ये जो हम आर्टरी बनाए हैं, ये बेसिकली जो आर्टरी है यही पल्मोनरी आर्टरी है, जो यहाँ से ब्लड को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा और कहाँ लेके जाएगा? लंग्स में लेके जाएगा। अब देखो, ब्लड राइट वेंट्रिकल से जब हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ना, तो यहाँ पर भी एक वेल्व लगा हुआ होता है। इस वेल्व को हम लोग पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व बोलते हैं, ठीक है। इस बेसिकली वेल्व को हम लोग पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व बोलते हैं, इसको सेमील्यूनर वेल्व बोलते हैं, और ये पल्मोनरी आर्टरी में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व बोल रहे हैं।
ठीक है। ये जो वेल्व होता है ये आधा मून शेप का होता है, इसीलिए हम इसके लिए सेमिलुनर वर्ड यूज करते हैं। तो पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व लगा हुआ रहता है पल्मोनरी आर्टरी में, और ये ब्लड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, यानी कि ये इंश्योर करता है कि ब्लड हमेशा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ही फ्लो करे। ठीक है, अब ये वेल्व का फंक्शन क्लियर हो गया। याद रख लेना कि पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। आपको ये पूछ सकता है कि सेमिलुनर वेल्व क्या राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, तो आप बोला नहीं भैया, यहाँ तो ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट था, एवी वेल्व प्रेजेंट था। तो यही चीज़ें घुमा घुमा के आपको पूछ दिए जाते हैं। तो पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि ब्लड हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो करे। अब देखो, राइट वेंट्रिकल जैसे ही पंप करेगा ना, ब्लड कहाँ चल जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी में चल जाएगी, और ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स तक लेके जाएंगी। देखो यहाँ पे यही पल्मोनरी आर्टरी थी ना, ये हमारे लंग्स तक लेके गई, तो यही पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, लंग्स तक लेके जाएगी, और जैसे ही लंग्स पर जाएगी वहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन रिस्पॉन्सिबल होगा शुद्ध ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाने के लिए। तो वही यहाँ पे बनाए हैं कि पल्मोनरी वेन, देखो यहाँ पे पल्मोनरी वेन बना है, यही जो पल्मोनरी वेन है ना, जो शुद्ध ब्लड को लेके आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, वही यहाँ पर बना हुआ है। देखो पल्मोनरी वेन बना हुआ है, तो ये जो पल्मोनरी वेन है ये शुद्ध ब्लड को कहाँ लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड। देखो यहाँ पर भी एक वेल्व प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट था इन दोनों के बीच में, उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है, जिसे हम बाइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। ठीक है ना, इधर वाले वेल्व को ट्राइकस्पिड बोल रहे थे, इसको हम लोग बाइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है मिट्रल वेल्व। ठीक है, मिट्रल वेल्व हम इसे कहते हैं। तो याद रखना कि मिट्रल वेल्व बाइकस्पिड वेल्व को बोलते हैं, और बाइकस्पिड वेल्व लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। आपको ये घुमा के पूछ देगा कि मिट्रल वेल्व क्या ट्राइकस्पिड वेल्व को बोलते हैं, तो आप बोलना नहीं, मिट्रल वेल्व हम लोग बाइकस्पिड वेल्व को बोलते हैं। अब इसको ये याद कैसे करोगे, ऐसे याद कर लेना, दो सच्चे मित्र, मित्र से याद कर लेना मिट्रल, और दो से याद कर लेना बाइकस्पिड। तो दो सच्चे मित्र में मित्र से मिट्रल आपको याद हो जाएगा, और दो से बाइकस्पिड वेल्व याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो बाइकस्पिड वेल्व, मिट्रल वेल्व, जिसे हम एवी वेल्व भी बोलते हैं। देखो इसको भी एवी वेल्व बोलते हैं, इसको भी एवी वेल्व बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसको बाइकस्पिड, इसको ट्राइकस्पिड, इसको मिट्रल, इसको और दूसरा कोई नाम नहीं है। तो एवी वेल्व इसको भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है वो दोनों ही एवी वेल्व कहलाते हैं। ठीक है ना। देखो अब ये जो एवी वेल्व है ये इंश्योर करता है कि ब्लड का फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ना हो, ये हमेशा इस डायरेक्शन में ही ब्लड के फ्लो को अलाउ करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड आ गया, अब बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगा भैया। कौन लेके जाएगा, अरोटा लेके जाएगा। तो वही यहाँ पे होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अरोटा में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यहाँ पे ये जो बना है ना, ये अरोटा है, देखो यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या है, ये अरोटा है। तो इन अरोटा में ब्लड कैसे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड को पंप करेगा ना कस के, वैसे ही सारा का सारा ब्लड अरोटा में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर भी एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम सेमिलुनर वेल्व ही कहते हैं। इसको भी सेमिलुनर वेल्व बोलते हैं, इसको भी सेमिलुनर वेल्व बोलते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट था, इसलिए हम लोग उसको पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व बोलेंगे। ये अरोटा में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे अरोटिक सेमिलुनर वेल्व बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना, इसको एरोटिक सेमिलुनर वेल्व बोलते हैं। ये इंश्योर करता है कि ब्लड हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में ही फ्लो करे, उल्टा फ्लो ना हो। ठीक है, तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में गया, अब ये अरोटा से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी के पूरे सेल्स तक पहुँचेगा भैया, बॉडी के सेल्स तक पहुँचेगा। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो आई होप आपको ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम क्विकली सब चीज़ों को रिवाइज करा दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं।